चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये वैसे हमारी जो मैकेनिक्स है उसका एक तरीके से पहला चैप्टर है जो हमने पहले जो 11th क्लास के टॉपिक्स पढ़े, बड़ा तो काइनेमेटिक्स का पढ़ा था। ये मैकेनिक्स का पहला टॉपिक है। यहीं से हम मैकेनिक्स में अगर एक्सपर्टाइज करना चाहें तो हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हम लोगों ने शायद, है ना, पहाड़े सीखे होंगे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। वो एक फंडामेंटल चीज़ है। बहुत सारी टफ कैलकुलेशंस हम आगे जाकर सीखे होंगे, किए होंगे, बट अगेन वो टेबल्स तो आज भी काम आती हैं। वो एक फंडामेंटल चीज़ है। इसी तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने आप में एक फंडामेंटल टॉपिक है जिसके प्योरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्योरली सवाल भी जेईई के अंदर पूछते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे एडवांस्ड हो। और साथ ही साथ आगे आने वाले जितने चैप्टर हैं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज होता ही होता है। हर दूसरे तीसरे सवाल के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग ही जाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों जगह से है। इसके सवाल जेईई के अंदर पूछते भी हैं और साथ ही साथ इससे जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं वो दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और दूसरे चैप्टर के जो सवाल हैं उनको करने में भी काम आता है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक। कोई बच्चा अगर पूरी मैकेनिक्स के अंदर अपनी अच्छी एक्सपर्टाइज करना चाहता हो तो वो अभी से इस बात को सोच ले कि सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। मेरा जो पूरा मैकेनिक्स पढ़ाने का जो तरीका है वो मोर और लेस बड़ा ज़्यादातर इसी तरह से होता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा फील कराना, समझाना, है ना, एनालाइज कराना, इन पर मैं थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा रखता हूँ और आंसर्स निकालने में मेरा विश्वास थोड़ा सा कम रहता है। आंसर्स तो इवेंचुअली आ ही जाते हैं। अगर एक बार बच्चा सोचने, समझने और जो चीज़ें उसे आती है उसे अप्लाई करने के काबिल हो गया तो वो आंसर्स तो खुद भी निकाल ही लेता है। तो मेरा एम जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आंसर ओरिएंटेड नहीं है। मेरा एम थोड़ा सा आपके ज्ञान चक्षु खोलना या फिर आपका एक तरीके से एप्टीट्यूड बेटर करना, मेरा थोड़ा सा एम ज़्यादा है। यही एप्टीट्यूड ऑफ कोर्स ज़िंदगी भर काम आता है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाने में हो सकता है किसी बहुत ही ऐसी चीज़ जिसमें आंसर यूँ आ रहा हो, मैं उसमें थोड़ा समय लूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं हो सकता है कि उस चीज़ के अंदर 2-3 पर्सपेक्टिव आपको बताऊँ और हो सकता है कि उससे आपका दिमाग डेवलप हो, एप्टीट्यूड डेवलप हो। ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि इस चीज़ें तो आपके काम आती हैं। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा चैप्टर का नाम है। 3 बेसिक न्यूटन के लॉ हैं जो एक तरीके से अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको गवर्न करते हैं। जो भी अर्थ पर मोशन है, जैसे हम एक तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं, वो सारे के सारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये न्यूटन के 3 नियमों के इर्द गिर्द है। वो 3 नियम क्या है, वो 3 लॉज क्या हो, धीरे धीरे आराम आराम से देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक टर्म से, दैट इज नोन एज फोर्स। बड़ा फोर्स को हम हिंदी के अंदर बड़ा बल कहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी तरह का पुश और पुल जो है, पुश हमेशा अपने से दूर होता है, पुल हमेशा हमारी तरफ होता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बड़ा एक लाइन लिखना, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश बेटा हमेशा हमसे दूर की तरफ होगा, पुल बेटा हमेशा ऐसे हमारी तरफ होगा। हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे तो पुल, धक्का देंगे तो पुश। ठीक है। फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने पहले बोल दिया बेटा, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, ये अपने एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सारे के सारे जो है ये आपस में वेक्टर्स की तरह हमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इसकी यूनिट। इसके जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, मैं बेटा उसको बाद में आगे जाके कभी ना कभी प्रूव भी कर दूंगा। इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इट इज एब्रीवेटेड एज कैपिटल एन। इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है।
यही हम बड़े एक बार इसके डायमेंशन भी लिख देते हैं। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी किलोग्राम की, तो बड़ा आ जाएगी मास, मीटर की आ जाएगी लेंथ, और सेकेंड की आ जाएगी टाइम। टाइम ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 ml t -2। ये बड़ा इसकी डायमेंशन। मैं एक बात और बोलूँगा बेटा, इस SI यूनिट को, ये जो मैंने 1 न्यूटन लिखा हुआ है, मैं इसको CGS में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 1 न्यूटन जो है वो बेसिकली 1 किलो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। 1 किलो को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर को बड़ा मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन बड़ा सेकंड, तो सेकंड ही रहता है, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो चाहे CGS हो, दोनों में सेकंड ही रहता है। 10⁻³ और 10⁻5 हो गया, दैट इज 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायन। बड़ा ढंग से बोलना, डायन, ठीक है, डायन नहीं कहना है, डायन कहना है, ठीक है, स्टाइल से। तो 1 न्यूटन जो है बड़ा 10⁻5 डायन्स के बराबर, ठीक है, डायन्स के बराबर ना भी याद रखो तो चल जाएगा, इसको बहुत बड़ा काम नहीं। तो किसी भी तरह का पुश और पुल जो है बड़ा आपके पास वो फोर्स है। फोर्स की बेसिक बात है बड़ा आपके पास ये, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं। हम हल्का सा बड़ा यहां पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो कर क्या सकता है, मतलब फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहले रेस्ट पे है। अगर मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया, लेट से बेटा मैंने इसको पुश दिया, तो ये बॉडी बेटा सामने की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन आ जाएगा। तो रेस्ट पे पड़ी हुई ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाकर उसे मूव कराना स्टार्ट करा सकता हूं। इट्स ओके, इट मेक सेंस। मान लीजिए बेटा कोई पार्टिकल है, वो बहुत ही छोटी सी वेलोसिटी से सामने की तरफ जा रहा है, और मैंने मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पर सामने की तरफ कोई हल्का फुल्का पुश लगा दिया ऐसे। इसके कारण हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सामने की तरफ बढ़ जाए। तो जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ अगर मैं बल लगा दूंगा, फोर्स लगा दूंगा, तो मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा सकता हूं, स्पीड को बढ़ा सकता हूं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके पास वेलोसिटी बेटा सामने की तरफ है, और मैंने पीछे की तरफ कोई पुल लगा दिया, मतलब जो फोर्स है वो मैंने बेटा वेलोसिटी की तरफ ना लगाकर उसके अपोजिट लगा दिया, तो हो सकता है कि बेटा इस पार्टिकल की वेलोसिटी घट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी घटते 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 0 हो जाए। तो इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो स्पीड को चेंज कर सकते हैं, 0 को फाइनाइट कर सकते हैं, फाइनाइट को 0 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड समथिंग लाइक दैट। फोर्स कैन increase speed, decrease speed, बड़ा स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इवन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है यूं, और मैंने फोर्स लगा दिया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा ऐसे अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सर कॉम्बिनेशन कैसे? बड़ा मान लो कि आपके पास ये कोई पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी है ऐसे और फोर्स है ऐसे, और ये वाला एंगल बड़ा लेट से थीटा। तो ये फोर्स का जो कंपोनेंट है ना इधर वाला एफ कॉस थीटा, इसकी जिम्मेदारी इस इंस्टेंट पे होगी स्पीड को बढ़ाने की, क्योंकि ये वेलोसिटी की तरफ है, और ये जो एफ साइन थीटा है इसकी जिम्मेदारी होगी इसकी डायरेक्शन चेंज करने की। तो ये जो वेलोसिटी इस तरफ है, थोड़ी देर बाद मोस्ट बड़ा इस तरफ हो जाए, तो दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। एफ कॉस थीटा इस इंस्टेंट पर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज वी,
ये जो एफ साइन थीटा है इट इज इस इंस्टेंट पर रेस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मान लो कि आपके पास ये कोई बॉडी है, इस पर अगर तुम इस तरह से अगर फोर्सेस वगैरह लगाते हो तो बॉडी की तुम शेप साइज ज्योमेट्री भी चेंज कर सकते हो, उसको तुम डिफॉर्म कर सकते हो। अरे यार बेटा मान लो कि तुम आटा गूंद रहे हो तो उस केस में बेटा आटे का जो डफ होता है उस पर मुक्का मारा तो उसकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो सकती है। तो हम फोर्स से कैन चेंज शेप साइज ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा फोर्स है, जो मतलब पुश और पुल है, वो बेटा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकता है और उस ऑब्जेक्ट की बेटा शेप साइज ज्योमेट्री भी चेंज कर सकता है। अब देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ फोर्सेस हमारे नेचर में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं बेटा उसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो भी हमारे फोर्सेस हैं वो हमेशा इन 4 पार्ट्स में से किसी न किसी पार्ट के अंदर होंगे, जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये हमारे जेईई के सिलेबस में है। इनको हम कभी ना कभी किसी न किसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हम ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये तो बेटा हम लगभग मान के चल लो कि कोई 7-8 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्लास 12th के टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारे जेईई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हालांकि हल्का फुल्का बेटा केमिस्ट्री वगैरह में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं आ सकता है, बट ऐसे इनके फॉर्मूलेज जो है बेटा हमारे जेईई सिलेबस में नहीं है, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं ऐसे हल्का फुल्का ऐसे ही बता के निकल लेंगे। ये मत सोचना कि सर मक्कारी कर रहे हैं, जेईई के सिलेबस में नहीं है इसलिए बेटा हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपके, हर फोर्स जो होगा उन चारों में से किसी न किसी एक फोर्स में आएगा। 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, 2nd इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 3rd इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड 4th वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। दीज 2 आर इन अवर जेईई सिलेबस। इस चैप्टर में नहीं, किसी न किसी चैप्टर के अंदर हम इनको बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। ये दोनों हमारे जेईई सिलेबस में नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। एनी फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मास के कारण अगर कोई भी फोर्स लगता है बेटा दैट फोर्स इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा एक छोटी सी लाइन लिखना, इट इज फोर्स by virtue of masses। masses के कारण अगर कोई फोर्स लगता है बेटा दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कभी भी है ना रिपल्सिव नहीं होता, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बेटा ये नेचर के अंदर अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है सुनना। अगर मेरे पास एक छोटा सा मास है m1 और ये बेटा एक दूसरा छोटा सा पॉइंट मास है m2, दोनों मासेस के बीच की दूरी अगर r है तो दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ मास के कारण, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ऐसे, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और कुल मिलाकर हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो बेटा तेरे पास कैपिटल जी है ना, इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा जो कैपिटल जी है इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है बेटा दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। सर इसकी यूनिट याद करनी है क्या? नहीं बेटा, जी की अगर यूनिट निकालनी है तो फोर्स की यूनिट तो पता ही है, न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, अपॉन बेटा मास इज m1 m2, तो केजी केजी बेटा क्या होता है? केजी का स्क्वायर। कई बच्चे बेटा इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि रफली 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो आपका कैपिटल जी है ये इतना छोटा है कि अगर m1 m2 छोटे हुए तो ये फोर्स नेग्लिजिबल आएगा। भाई इसकी वैल्यू 10⁻11 की है। अगर मान लो मासेस ऐसे हुए कि एक 10 किलो एक 20 किलो, तो ये वाला फोर्स नेग्लिजिबल आएगा। एक मास हो 50 किलो, दूसरा मास हो बेटा मान लो 60 किलो, तभी बेटा ये वाला फोर्स नेग्लिजिबल आएगा। जब तक m1 m2 में से कोई एक मास बहुत बड़ा ना हो जाए तब तक आपका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल आएगा और उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सर कहने का अर्थ क्या है? बेटा कहने का अर्थ ये है कि जैसे मेरा मास लेट्स से फॉर एग्जांपल 68 केजी है और मैं कैमरा मेरे सामने पड़ा है, तो वैसे मैं कैमरे को अपनी तरफ और कैमरा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना मास 68 केजी यहां पर लिखूं, कैमरे का मास लेट से बेटा मैं आधा किलो यहां पर लिखूं, हमारे बीच में जो सेपरेशन है वो यहां पर लिखूं, तो जो फोर्स है बहुत छोटा आएगा और ये फोर्स इतना छोटा आएगा कि ये मोशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाएगा। और इस कारण से हम कह पाएंगे कि जब तक दोनों मास में से एटलीस्ट एक मास बहुत बड़ा ना हो तब तक हम हमेशा इस ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कब अच्छा खासा आएगा? जब दोनों में से एटलीस्ट एक मास बड़ा हो, या तो एक मास बड़ा हो या दोनों मास बड़े हो। जैसे अर्थ मुझे पुल कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा होगा। सर क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। सन अर्थ को जो पुल कर रहा है वो फोर्स अच्छा खासा होगा। क्यों? क्योंकि सन का मास भी अच्छा खासा है, अर्थ का मास भी अच्छा खासा है। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इनसिग्निफिकेंट इफ बोथ द मासेस आर स्मॉल, इट विल बी सिग्निफिकेंट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द मास इज एक्सट्रीमली लार्ज। जैसे हमारे केस में अर्थ हमारे पास सबसे भारी ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा लगाएगी। हमारे आपस में बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं होता। इज इट ओके? तो मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में लिख लूं, बड़ा लिखना। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी negligible if both the masses are small। ठीक है, तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट कब होगा? एटलीस्ट एक मास बड़ा होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स will be significant only if at least one mass is very high। एटलीस्ट एक मास जो है वो बड़ा बहुत बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ के बीच में और अर्थ पर रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अच्छा खासा बड़ा आएगा। अर्थ और मून के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो अच्छा खासा बड़ा आएगा। अर्थ का मास भी अच्छा खासा है, बड़ा मून का मास भी अच्छा खासा है। सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो भी अच्छा खासा आएगा। ठीक है, दोनों में से एटलीस्ट एक मास तो बहुत बड़ा होना चाहिए। दोनों बड़े हो तो और अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमें एक बार एग्जैक्टली जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ हमें कितने फोर्स से पुल करता है एक बार वो जान लेते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हेडिंग लिखना बेटा, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। अर्थ हमें जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करती है बड़ा वो जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा आपके पास ये अर्थ, ठीक है, ये बड़ा आपका अर्थ को बड़ा आप ऐसे सॉलिड स्फीयर टाइप मान सकते हो रफली।
अर्थ का जो रेडियस है वो प्यारे बच्चों 6400 किलोमीटर के आसपास होता है रफली। अर्थ का जो मास है वो बेटा 5.95 इंटू 10⁻⁻24 kg के आसपास होता है मेरे ख्याल से, रफली इस रेंज में होता है। इसको तो मैं ऐसे 6 भी लिख सकते हो कि 6 इंटू 10⁻24 कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। या तो 5.95 होता है 5.97, याद नहीं करना है, ठीक है। ये ठीक है। अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में यहां कहीं बेटा ऑब्जेक्ट है एम मास की, मान लो बेटा मैं ही हूं, ठीक है। अर्थ की सरफेस से मान लो कि x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो अर्थ हमेशा इस m मास को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल करेगी। ये जो F फोर्स है दिस इज बेसिकली पुल बाय अर्थ, और इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इस अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। अर्थ के सेंटर से बेटा दूरी जो होगी वो होगी r प्लस एक्स, उसका कर दूंगा स्क्वायर। अब बेटा जो x है ना वो r के सामने बहुत छोटा है। भाई मैं अर्थ की सरफेस से बेटा कोई ऐसे, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो मैं अर्थ की सरफेस से कितना दूर हो गया, रफली बेटा मेरे ख्याल से 3 मीटर 3.5 मीटर के आसपास। अगर बेटा मान लो कि मैं थर्ड फ्लोर पे हूं तो ठीक है, वैसे बेटा तुम उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फोर्थ फ्लोर पे हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो डिस्टेंस होगी ऑफ कोर्स अर्थ के रेडियस के मुकाबले तो बहुत छोटी है। तो आप रफली ऐसा लिख सकते हो कि दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये मेरे मास पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ वो इन 3 चीजों पर और डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारे की सारी चीजें तो फिक्स हैं, इनकी वैल्यू तो फिक्स है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मेरे पर फोर्स निकालना है तो मेरा मास लिख देना है यहां पे, आपको अर्थ किस फोर्स से पुल कर रही है तो आपका मास लिख देना है यहां पे। कोई ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, उस ब्लॉक को अर्थ किस फोर्स से पुल कर रही है उसके लिए उस ब्लॉक का मास रख देना। लेकिन ये वाली वैल्यूज तो सबके लिए सेम ही आएगी। जी की वैल्यू मैं आपको लिखा चुका हूं, कैपिटल मास ऑफ अर्थ में लिखा चुका हूं, रेडियस ऑफ अर्थ मैं आपको लिखा चुका हूं। इन सब वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है ये लगभग बड़ा 9.8 आता है, लगभग 9.8 आता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में। अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो जी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर रखता हूं तो लगभग 9.8 के आसपास आता है। आप रख के देखना चाहो, रख के देख सकते हो। इस कांस्टेंट को मैं जानबूझ के स्मॉल जी लिख देता हूं, बेटा इस कांस्टेंट बन के लिख दिया स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेटा मैं इसे रफली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पसंद करता हूं। बेटा अगर फीट में अगर याद करना चाहो तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर बेटा इसकी वैल्यू हो सकती है। 9.8 को बेटा तुम रफली है ना पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3.14 इंटू 3.14 करोगे तो लगभग 9.8 के आसपास भी पहुंच जाओगे। ये बड़ा आपके जी की वैल्यू आ गई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो तो सिंपल है, उसका मास इंटू जी। जी बेटा हम 9.8 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, वो आपको सवाल के अंदर अक्सर दे रखा होगा, इसलिए आपको कभी ऐसे खास लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अर्थ ने जिस फोर्स से हमें पुल किया है इसको हम इवन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। बड़ा वेट को हिंदी के अंदर बड़ा भार कहते हैं। बड़ा मेरे को ऐसे हिंदी इतनी ज्यादा लिखनी आती नहीं, भार कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा मैं अर्थ को ऐसे दिखा दूं, फ्लैट दिखा दूं, अपन को तो फ्लैट ही दिखती ना, और उसके ऊपर मान लीजिए कि ये मैं हूं और मेरा मास है लेट से 68 kg। तो अर्थ मुझे ऐसे अपनी तरफ पुल कर रही है, जिस फोर्स से मुझे अर्थ पुल कर रही है बेटा दैट इज m इंटू जी। बड़ा मास है मेरा 68,
जी बेटा मैं 10 ले लूँ यार, आसान पड़ेगा ना इसलिए। जैसे लिखा ये आ गया 680 न्यूटन। इसका मतलब अर्थ मुझे मेरे मास के कारण, अपने मास के कारण और मेरे मास के कारण अर्थ मुझे पुल कर रही बेटा कितने फोर्स से, 680 न्यूटन से। ठीक है सर, अर्थ तो स्फेरिकल थी, आपने ऐसे फ्लैट क्यों दिखा दी, बट हमें ऐसे फ्लैट ही दिखती ना सर एज ए सरफेस तो। ठीक है, रेडियस इतना बड़ा है इसलिए हमें फ्लैट दिखती है। बट मान लो ऐसे कोई अर्थ के सरफेस पर मैंने ऐसे कोई ब्लॉक रख दिया यूं 2 kg का, तो इस ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ यूं पुल कर रही है किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू जी, बड़ा मास है 2, जी बड़ा 10 लिख दो, 9.8 लिख रखा सर, 9.8 लिख दो, मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है। मेरे पास ये आ गया 20 न्यूटन। ब्लॉक के मास के कारण और अर्थ के मास के कारण ब्लॉक और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और अर्थ जो है वो इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींच रही है बेटा। कैसे, कितने फोर्स से, 20 न्यूटन से। ये जो फोर्स होगा ये हमेशा बड़ा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स से होगा। ये बड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये वर्टिकली अपवर्ड्स, बड़ा ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अर्थ के सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अर्थ के सेंटर से दूर बड़ा ऐसे अपवर्ड्स। तो ये हमेशा जो फोर्स आएगा हमेशा 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 इसके डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तुम में से कई चंपू बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि सर वर्टिकल डाउनवर्ड्स तो ये होती है, नहीं बेटा, वर्टिकल डाउनवर्ड्स हमेशा ऐसे अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। जैसे मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं, उनके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या है, उनके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करते उन लोग। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ एक बार के लिए इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है, और कोई चीज़ जानने की ज़रूरत हमें फिलहाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी जेई की प्रिपरेशन का आप ऐसे मान के चल सकते हो कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जेई के जितने सवाल होंगे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 37-38% के आसपास सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आसपास ही होता है। वो ऑफकोर्स बड़ा क्लास 12 का टॉपिक है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरा वो हमारे जेई का बहुत बड़ा पार्ट है। सर अभी पढ़ लेंगे क्या? अरे नहीं, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पूरे नहीं पढ़ेंगे, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ यार इस तरह के फोर्सेस हैं। पढ़ना तो मन को न्यूटन्स लो, वो तो बाद में देखेंगे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर बेसिकली it is a force by virtue of charge। चार्जेस के कारण किसी प्रकार का कोई बल लगता हो, कोई फोर्स लगता हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 तरह के फोर्स आ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। डिटेल्स बड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, इट इज अ फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। मास के कारण कोई फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के कारण कोई फोर्स है तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बेटा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक छोटी सी डिटेल और बोल दूं बेटा, ऐसे पता नहीं है ना, हालांकि कभी काम नहीं है कि ऐसे बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए 2 चार्जेस हैं सेम साइन के, तो वो दोनों चार्जेस ऐसे एक दूसरे को रेपेल करते हैं, ऐसे एक दूसरे को रेपेल करते हैं। 2 चार्जेस हैं ऐसे, एक प्लस एक माइनस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये सारे के सारे फोर्सेस बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। ऐसे बेटा कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस भी होते हैं। जब मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो इसमें 2 फोर्सेस आ गए बेटा, एक तो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। एक है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स।
दो फोर्सेस को मिलाकर हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डिटेल्स बड़ा ऑब्वियस बात है, अलग अलग चैप्टर की कहानी है, हमारे लिए तो एक बार इतना ही काफी है। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के जो इस चैप्टर में काम आएंगे, हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। उन एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हालांकि बेटा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार फिलहाल जो हमारे काम के आएंगे उन पर ही ध्यान। जो एग्जाम्पल्स हमारे काम के हैं बेटा वो हैं नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड फ्रिक्शन। वैसे ये तीनों की तीनों जो फोर्स है ना, इनके लगने के लिए कांटेक्ट होने की जरूरत होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं ना अगर मान लो कि मैं हवा में हूं तब भी मुझे अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सारे के सारे फोर्सेस के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एक एक करके सारे के सारे फोर्सेस को देखेंगे, बट फिर भी मैं एक बार करके लिख देता हूं कि ऑल ऑफ दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस। ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ये बाई वर्च्यू ऑफ चार्ज है। हम आराम आराम से इत्मीनान से देखेंगे। मैं पहले ना इनके नोमेनक्लेचर पर हल्का सा टाइम बिताऊंगा। यहां पर ये जो नॉर्मल लिखा है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो टेंशन है बड़ा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तनाव, ठीक है। किसी रस्सी में, रोड में तनाव जो है, ठीक है। बड़ा फ्रिक्शन तो अपना घर्षण बल है, यह एक तरह से रेजिस्टिव फोर्स है। ये एक तरीके से रेजिस्टिव फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अलोंग सरफेस लगता है, हमेशा अलोंग सरफेस लगता है। हम आराम आराम से इतना से सब देख लेंगे बेटा, आप चिंता मत करना, ठीक है। मैं सबसे पहले एक बार नॉर्मल फोर्स देखता हूं बेटा। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये कहता है कि जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तो वो जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों बॉडीज एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं। दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। यहां पर नॉर्मल का अर्थ सामान्य नहीं है, यहां पर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स it is a pushing force। बड़ा ये अपने आप में एक पुश करने वाला फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है ही बेटा, चार्ज के कारण है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, जरूरत भी नहीं है। हमेशा बड़ा पुशिंग होगा। इट एक्ट्स perpendicular to कॉमन सरफेस। जो दो बॉडीज टच कर रही हैं उनके कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ये पुशिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसा मैंने पहले बोल दिया बेटा कि कांटेक्ट इज मस्ट। नॉर्मल फोर्स लगने के लिए बेटा कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। मैं छोटे छोटे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, ठीक है। ये एम मास का जो ब्लॉक है और जो नीचे वाले सरफेस है उसके बीच की ये एक तरीके से कॉमन सरफेस है। इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स एम जी से। ये ब्लॉक आना चाहता है नीचे, लेकिन ये सरफेस इसको नीचे आने नहीं देती और ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। जिस फोर्स से नीचे वाली सरफेस ने इसको पुश किया है, इस फोर्स को बेटा हम नाम दे देंगे नॉर्मल फोर्स। इस फोर्स को हम नाम क्या दे देंगे बेटा?
नॉर्मल फोर्स। वैसे अगर नीचे वाले सरफेस ने ब्लॉक को पुश किया है ऊपर की तरफ, तो ब्लॉक ने भी नीचे वाले सरफेस को, ये जो नीचे वाले सरफेस है इसको पुश किया है नीचे की तरफ। दिस इज पुश बाय ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फोर्स लगेगा ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। कभी भी पुल नहीं होगा, हमेशा पुशिंग होगा, हमेशा पुश करता हुआ फोर्स होगा। तो जो नीचे वाले सरफेस होगी वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। अगर वो पुश ना कर रही होती तो ब्लॉक तो नीचे गिर जाता। अब मैं जानता हूं कि जैसे ये पेन है, मैंने मेरे हाथ के ऊपर रख दिया, अब इस पेन को अर्थ तो खींच रही नीचे की तरफ, फिर भी ब्लॉक, ये पेन नीचे नहीं जा रहा। क्यों नीचे नहीं जा रहा? क्योंकि मेरे हाथ की सरफेस ने उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो जो अर्थ का पुल था और मेरे हाथ का जो पुश है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और मेरे हाथ ने इसको ऊपर की तरफ जो पुश किया है, दैट पुश इज नोन एज नॉर्मल फोर्स बिटवीन माई हैंड एंड दिस पेन। सिंपल, ठीक है? बड़ा बात समझ आ गई? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूं। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की कहानी कि आपके पास बड़ा कोई बॉल, और ये जो बॉल है ये बड़ा मान लीजिए किसी सरफेस पर पड़ी है, ऐसे बड़ा सरफेस पर पड़ी, बड़ा किसी न किसी सरफेस पर ये बॉल पड़ी है, ठीक है? टच है बड़ा इस तरह से। इस बॉल को अर्थ खींच रहा है नीचे की तरफ ऐसे mg से। अगर ये नीचे वाली सरफेस ना होती तो इस mg के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉल चली जाती नीचे, लेकिन ये सरफेस इसको जाने नहीं दे रहा। तो अर्थ का जो पुल है उसको इस सरफेस का जो पुश है वो बैलेंस करेगा, और अर्थ का जो सरफेस होगा वो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा एक पुश लग जाएगा। इस पुश को बड़ा मैं नॉर्मल फोर्स बोल दूंगा। दिस इज पुश बाय सरफेस। सरफेस ने बड़ा कुछ ना कुछ पुश लगाया और ये हमारा एक तरीके से नॉर्मल फोर्स है। ये जो भी पुश लगेगा हमेशा बड़ा इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपको याद हो कि स्फीयर में या सर्कल में जो भी आप इस तरह से टेंजेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में लाइन खींचते हो वो हमेशा सेंटर से गुजरती है। नहीं जानते हो तो याद कर सकते हो इस बात को। तो अगर मैं अकेले इस बॉल का अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस बॉल पर लगने वाले दो फोर्स हैं। एक तो बड़ा वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बड़ी बॉल है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को कहां से लगता हुआ दिखाऊं? बड़ा सेंटर से लगता हुआ दिखाते हैं। सर नॉर्मल फोर्स, नीचे वाली जो सरफेस है वो इस बॉल को ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुश करेगी। दैट पुश इज नोन एज योर नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स कहां से पास होगा बेटा? सेंटर से पास होगा। याद रख सकते बेटा। यही नहीं, अगर नीचे वाले सरफेस ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया है, नीचे वाले सरफेस ने बॉल को ऊपर की तरफ पुश किया है, तो बॉल ने इस सरफेस को नीचे की तरफ पुश किया है। ये लीजिए बेटा, ऐसे कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आई रियली होप बेटा हल्का फुल्का आपको क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। मैं दो एग्जांपल और लूं। बड़ा मान लीजिए कि मेरे पास ये बड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बड़ा वर्टिकल, और मेरे पास एक रॉड है बेटा ऐसे, एक रॉड है ऐसे, वो यूं चिलमचा रही है। ये रॉड है, ठीक है, ऐसे चिलमचा रही है। अब होगा क्या? ध्यान से देखना, ये वर्टिकल दीवार, ये बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं नाम भी लिख देता हूं, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेटा दिस इज योर वर्टिकल वॉल। ये रॉड है बेटा एम मास की। आराम से बात करते हैं। सबसे पहले इस रॉड को अर्थ पुल कर रही है। रॉड जिस फोर्स से बेटा अर्थ जिस फोर्स से रॉड को पुल कर रही है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स।
या जिसको तुम वेट बोलना छोड़ा वेट बोल दो। सर इतनी बड़ी रॉड है, वेट कहाँ लगता है दिखाओ, सेंटर पे दिखा दे। तो अर्थ इस रॉड को नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल कर रही बेटा, वो है mg। इस रॉड का दो जनों से कांटेक्ट भी है। किस किस से कांटेक्ट है? इसका कांटेक्ट है एक तो सरफेस से बेटा, किससे? सरफेस से। रॉड ऐसे सरफेस के टच में है, ठीक है। तो इसका मतलब सरफेस जो होगी वो रॉड को पुश करेगी। कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो बेटा इस रॉड को ऐसे पुश करेगी अपने से दूर। मैं इसको N1 लिख दूं, और ये जो आपकी नीचे वाली सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज पुश बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ये एक तरीके से है नॉर्मल फोर्स। किस किस के बीच में? इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और रॉड के बीच में। सर ये वाला फोर्स आपने जो सरफेस है उसके ही परपेंडिकुलर क्यों लिया, आपने रॉड के परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया? तो आप इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हो कि रॉड यहां पर आकर खत्म हो गई, लेकिन नीचे वाले सरफेस तो लेफ्ट में भी है राइट में भी है। तो जो एक्सटेंडेड सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लेना है। मैं जानता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ हो गया, बट कोई ना कोई मेरा अच्छा बच्चा तो समझ जाएगा। भाई अभी तक तो दिक्कत नहीं थी, अभी तक तो बड़ा दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि ब्लॉक भी था सरफेस भी थी, तो नॉर्मल बेटा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर दिखा दिया। दिक्कत यहां पर है, बच्चा कह देगा कि सर परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर बनाऊं, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाऊं या रॉड के नॉर्मल लगाऊं? तो ये देख ले कि इन दोनों में से एक जना यहां पर आकर खत्म हो गया है। कौन खत्म हो गया? रॉड खत्म हो गई है। तो रॉड के परपेंडिकुलर नहीं बनाना। कौन खत्म नहीं हुआ है? जिसके साथ कांटेक्ट है। किसके साथ कांटेक्ट है? हॉरिजॉन्टल सरफेस का कांटेक्ट है। हॉरिजॉन्टल सरफेस इधर भी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस इधर भी है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगा दो। जो खत्म नहीं हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे एक जने से और कांटेक्ट है रॉड का। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ये जो रॉड है ये एक तरीके से इस दीवार पर टिकी हुई है, और अगर दीवार पर टिकी हुई है, अगर दीवार ना होती तो गिर जाती, और अगर दीवार पर टिकी हुई तो दीवार भी धक्का तो लगाएगी, और दीवार जिस फोर्स से पुश करेगी वो है दीवार के और इस रॉड के बीच का नॉर्मल फोर्स। तो जो दीवार होगी बेटा वो ऐसे रॉड को इधर की तरफ पुश करेगी। इसको मैं N2 बोल दूं बेटा, दिस इज पुश बाय वॉल। सर अगेन ये वाला जो आपने फोर्स लगाया है, ये आपने ऐसे दीवार के ही परपेंडिकुलर क्यों लगाया, रॉड के परपेंडिकुलर क्यों लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि रॉड यहां पर खत्म हो गई है। दीवार तो इसके ऊपर भी है नीचे भी है, दीवार खत्म नहीं हुई है। तो किसके परपेंडिकुलर लगाना है? जहां पर टच किया है। अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही बनाए तो जो चीज कंटिन्यूअस है लेफ्ट में राइट में इधर उधर है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप नॉर्मल बना दिया करो। रॉड के परपेंडिकुलर नहीं बनाना बेटा, रॉड यहां पर खत्म नहीं, सॉरी रॉड यहां पर खत्म हो गई है। कौन खत्म नहीं हुआ? दीवार खत्म नहीं हुई। इस पॉइंट के इधर उधर हर तरफ आपकी बेटा वर्टिकल वॉल तो है ही, तो किसके परपेंडिकुलर? दीवार के परपेंडिकुलर आप नॉर्मल बना दिया करो। हालांकि आपके सारे आसान सवाल सिर्फ इस बात से हो जाएंगे, पर बेटा किसी न किसी टफ सवाल में इस तरह की बातें भी यूज हो सकती हैं, इसलिए मैं जानबूझ के बताई है। ठीक है, इतना से याद रख लोगे तो आपका काफी सारा काम बन जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी बात पे और लेता हूं, और हो सकता है कि मेरे किसी बहुत अच्छे बच्चे को ये सारे का सारा फंडा बहुत ही बढ़िया भी लगे। सुनना बेटा, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक वर्टिकल वॉल। मैं लिख भी देता हूं, ये तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मेरे पास एक वर्टिकल वॉल। मेरे पास एक रॉड है बेटा, इस बार वो ऐसे पड़ी है। इस बार बेटा आपके पास रॉड ऐसे पड़ी है। कौन से फोर्सेस है? अभी सोचते बेटा कौन से फोर्स हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी रॉड है, मान लो बेटा इस रॉड का मास m है, तो इस रॉड को अर्थ पुल करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बेटा mg लिख दूं। इतनी बड़ी रॉड है सर, आपने यही लगता क्या दिखाया? सेंटर पे दिखा दो बेटा, दिस इज पुल बाय अर्थ। इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, अर्थ का और इस वाले कांटेक्ट ना हो, अर्थ तो पुल करेगी।
लेकिन इसका दो जनों से कांटेक्ट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से भी कांटेक्ट है, वर्टिकल वॉल से भी कांटेक्ट है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी इसको पुश करेगी और ये वर्टिकल वॉल भी इसको पुश करेगी। वो जो पुश है उनको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एंड आई नो दैट इट इज वेरी टफ, बट हम कर लेंगे। नीचे वाली जो सरफेस है उस पर रॉड ऐसे टिकी हुई है, तो नीचे वाली सरफेस लगाएगी नॉर्मल, ऐसे नीचे वाली सरफेस पुश करेगी ऐसे, मैं इसको N1 बोल दूं ऐसे। दिस इज पुश बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसने क्या किया है, पुश रॉड को। एक फोर्स हो जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा। यहां पर भी तो कांटेक्ट है, जो दीवार है उसके ऊपर रॉड यूं पड़ी है ऐसे, तो यहां पर भी कांटेक्ट है, तो दीवार भी पुश करेगी। सर दीवार किधर पुश करेगी? सर दीवार ऐसे पुश करेगी? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? सर दीवार तो पुश ही करेगी ना, हावड़ा करेगी। उस पुश को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। लेकिन दीवार जो है, ये जो दीवार है, ये जो वर्टिकल वॉल है, ये इस कॉमन पॉइंट पर पुश करेगी ऐसे। इसको मैं N2 बोल देता हूं। सर इस बार रॉड के परपेंडिकुलर क्यों हो गई? बेटा इस बार रॉड के परपेंडिकुलर इसलिए हो गई क्योंकि आपकी जो दीवार है वो यहां पे खत्म हो गई। दीवार तो यहां खत्म हो गई और रॉड तो इधर भी है और इधर भी है। जो कंटिन्यूअस हो, जो एक्सटेंडेड हो, उसके परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर रॉड खत्म हो गई लेकिन दीवार इधर और इधर है, तो दीवार के परपेंडिकुलर लगा दो। यहां पर इस पॉइंट पर जहां पर टच हो रहा है वहां पर दीवार खत्म हो गई लेकिन रॉड इधर भी है इधर भी है, तो किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम बनाओगे? जो बड़ा एक्सटेंडेड है उसके। एक्सटेंडेड यहां पर कौन है? रॉड, तो उसके परपेंडिकुलर। यहां पर एक्सटेंड कौन है? दीवार, तो उसके परपेंडिकुलर। लेकिन जहां पर आपका कांटेक्ट है वहां पर दीवार रॉड को, रॉड दीवार को एक दूसरे को पुश करेंगे। वो पुशिंग फोर्स मैंने रॉड पर दिखा दिया है। नीचे वाले फर्श ने पुश किया है ऐसे, दीवार ने पुश किया है ऐसे। फंडा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो सबसे सिंपलिस्टिक है वो तो बड़ा ये वाला डायग्राम है। आपके सारे सवाल तो इससे हो जाएंगे। लेकिन क्या पता बड़ा जेईई एडवांस में कोई टफ बातें पूछी जाए, तो ऐसे केस के अंदर आप ये याद रख लो कि जब भी एक पॉइंट पर टच कर रहे हो उस टाइम पर नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर लगाएंगे? रॉड के परपेंडिकुलर या दीवार के परपेंडिकुलर? तो ध्यान रखना, जो एक्सटेंडेड है, रॉड खत्म हो गई है तो दीवार के परपेंडिकुलर, और अगर इस पॉइंट पर अगर दीवार खत्म हो गई और रॉड इधर उधर है तो रॉड के परपेंडिकुलर। जो एक्सटेंडेड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप नॉर्मल फोर्स दिखा दिया करो। और नॉर्मल फोर्स हमेशा इस तरह से पुलिंग होगा, सॉरी इस तरह से पुशिंग होगा, हमेशा पुश करता हुआ फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स का नॉर्मल नाम क्यों पड़ा? बड़ा समझ में आ गया, क्योंकि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, नॉर्मल फोर्स में इतनी सारी बातें याद रखना तो मतलब बहुत है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप बेटा ये लास्ट के 2 पॉइंट अगर आपको ना भी याद हो फिलहाल, तो कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। उससे पहले वाली बात अगर याद रहेगी तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगला फोर्स टेंशन। टेंशन में 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले टेंशन इन स्प्रिंग। सबसे पहले बेटा स्प्रिंग के अंदर तनाव देखो, फिर और देखते हैं। स्प्रिंग बेटा आप सब बच्चों ने देख भी रखी होगी, आपको हल्का फुल्का बेटा स्प्रिंग का आइडिया भी होगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ये बेटा आपके पास एक दीवार है बेटा, फिक्स्ड है। ठीक है, ये बेटा कोई फर्श है। मान लीजिए बेटा स्थिति कुछ ऐसी है, आपके पास ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं के लिख देता हूं, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। नाम से आइडिया लग गया होगा कि बेटा ये कोई कांस्टेंट है जो स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है फिलहाल। बेटा जो मैं NL लिख रहा हूं इट मींस ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। मान लो कि मैंने स्प्रिंग को कोई एक्सटेंशन दे दिया, मैंने खींच लिया। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को ऐसे बाहर की तरफ खींच लिया, बाय सम डिस्टेंस x,
तो मैं कहूंगा कि इसमें x का एक्सटेंशन आ गया। जैसे ही स्प्रिंग के अंदर x का एक्सटेंशन आ गया तो अब ये स्प्रिंग क्या करेगी कि इस वाले पॉइंट को अपनी तरफ पुल करेगी, क्योंकि स्प्रिंग में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करती है, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है ना वहां पर आने की कोशिश करती है। तो अगर आपने अपने हाथ से अगर स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा तो स्प्रिंग आपके हाथ को अंदर की तरफ पुल करेगी, और जिस फोर्स से ये स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करेगी इसको मैं बोल दूंगा टेंशन इन स्प्रिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग मेरे इस हाथ को पुल करेगी, ये टेंशन पूरी की पूरी स्प्रिंग के अंदर आ जाएगी, और टेंशन इवन इस दीवार को भी अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल करेगी। बेटा मैं इसको भी टी लिख देता हूं। वो अलग बात है कि दीवार मूव नहीं करेगी, अरे दीवार का मूव करना नहीं मूव करना वो तो दीवार पर डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग ने अपना काम कर लिया है, स्प्रिंग ने अपना फर्ज निभा लिया है, स्प्रिंग दीवार को पुल कर रही है। दीवार नहीं आ रही है वो इसलिए दीवार बहुत भारी है, फिक्स्ड है, रिजिड है, वो अलग बात है, वो बेटा अलग बात है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एंड्स को इस तरह से पुल कर रही है। ये जो पुल है, ये जो बड़ा पुल है, इसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, और ये जो पुल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आपका जो एक्सटेंशन है वो होगा। जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा इस पुल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगली बात, अगर मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे अंदर की तरफ x दबा दिया तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके अंदर x का कंप्रेशन है। अगेन स्प्रिंग चाहता क्या है, स्प्रिंग चाहता है कि मैं अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं भाई, और इस कारण से स्प्रिंग जो होगी, अगर आपके हाथ ने स्प्रिंग को अगर इस तरह से अंदर की तरफ पुश किया है तो अब स्प्रिंग जो होगी वो आपके हाथ को बाहर की तरफ पुश करेगी, और ये जो पुश है यही हमारी टेंशन इन स्प्रिंग है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ को ही पुश करेगी, ये स्प्रिंग तो इस एंड पर दीवार को भी पुश करेगी, पूरी स्प्रिंग में सेम टेंशन आ जाएगी, क्योंकि हम आइडियल स्प्रिंग मानते हैं। आइडियल स्प्रिंग बड़ा आपकी मासलेस हल्की स्प्रिंग होती है, उसमें हर जगह टेंशन बड़ा आपकी सेम रहती है, तो ये बड़ा दीवार को भी इस तरफ पुश करेगी। दीवार नहीं जाएगी, वो दीवार की मर्जी है, स्प्रिंग ने तो अपनी तरफ से उसको पुश किया है। और अगेन ये जो आपका पुश है स्प्रिंग का, जो एक तरह से टेंशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आपका कंप्रेशन है। तो यहां से मैं दो नतीजों पर पहुंचा। पहला ये कि स्प्रिंग कैन पुल एज वेल एज पुश, स्प्रिंग पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है, और साथ ही साथ मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा, किस नतीजे पे, मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा कि स्प्रिंग जो है वो जो पुश और पुल लगा रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन है। बेटा पहला पॉइंट, स्प्रिंग can pull as well as push। दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग चाहती क्या है, स्प्रिंग चाहती है कि मैं नेचुरल लेंथ पर आ जाऊं, वो आ पाए ना पाए वो अलग बात है, उसकी कोशिश ये रहती है, टेंडेंसी ये रहती है। स्प्रिंग हैव टेंडेंसी to remain at natural length। तीसरा पॉइंट, स्प्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा। टेंशन इन स्प्रिंग is directly proportional to extension और compression। और कुल मिलाकर बेटा मैंने कहा कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो मैं ऐसे टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x। टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x। t क्या है, टेंशन, x क्या है, एक्सटेंशन है, कंप्रेशन, k क्या है बेटा, k है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, बड़ा के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट बड़ा हम बड़े आराम से सोच सकते हैं,
ये है न्यूटन, ये है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। मैं डायमेंशन में लिख सकता हूं, टेंशन मतलब फोर्स, उसके डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। ये एल है बेटा, एक्सटेंशन तो एल ही होगा ना, तो इधर तो मेरे पास आ गया एम एल टी माइनस टू। बेटा एक्स तो लेंथ है, वो आएगा नीचे, तो एल से हो जाएगा डिवाइड, इसके डायमेंशन बेटा मेरे पास आएगी एम टी माइनस टू। ये जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको हमेशा दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग पे। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। ये बड़ा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, आपको अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और जिसको मैं हो सकता है बाद में कभी प्रूव भी कर दूं कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा लिखना चाहूं तो लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली proportional to नेचुरल लेंथ। किसी सिंपल सवाल में ये वाला फैक्ट काम नहीं है, किसी टफ सवाल में काम आएगा। जितनी छोटी स्प्रिंग होगी ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बड़ा होगा, जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही छोटा होगा। ऐसे बेटा लिख सकते हो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? नेचुरल, सॉरी इनवर्सली, यार मैं क्या कहता हूं, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। ठीक है प्यारे बच्चों, सारी बात समझ आ गई। ये जो टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन है, दिस फैक्ट इज आल्सो नोन एज बेटा हुक्स लॉ। बेटा इसका एक नाम भी होता है, इट इज नोन एज बेटा क्या? हुक्स लॉ। ये बेटा हमारा हुक्स लॉ भी है। मैं बेटा यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं, हमारे पास अगर कभी ये लिखा हुआ है कि आइडियल स्प्रिंग, तो समझ जाना आइडियल स्प्रिंग मतलब मासलेस स्प्रिंग। बेटा मासलेस मतलब ऐसे एक्चुअल मासलेस होने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइट स्प्रिंग, ठीक है। और ये जो भी बेटा आपकी आइडियल स्प्रिंग या मासलेस स्प्रिंग होगी ना, इसमें हर जगह टेंशन सेम होगी, यहां 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 यहां, हर जगह टेंशन सेम। आप ऐसे कह सकते हो टेंशन सेम होगी स्प्रिंग में हर पॉइंट पे, ठीक है। तो बेटा कभी ऐसे आइडियल स्प्रिंग लिखा हुआ है तो इसका अर्थ बेटा ये, आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक। ये बेटा आपका टेंशन इन स्प्रिंग है, ठीक है। आई होप बेटा सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। सवाल बेटा हम बाद में आगे जाकर कभी करेंगे, मैं तो आज तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यार, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंशन इन रॉड। टेंशन इन रॉड, बड़ा रॉड में कितनी टेंशन रहती है उसको भी डिस्कस करते हैं, और रॉड क्या क्या कर सकती है उसको भी डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, ऐसे फॉर एग्जांपल बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा कोई छत है ऐसे, और इस छत से मैंने बड़ा एक रॉड टांग रखी है, ऐसे लाइट रॉड टांग रखी है इस तरीके से। ये बड़ा मेरे पास एक आइडियल रॉड है। आइडियल रॉड बड़ा, आइडियल मतलब अगेन हल्की, ठीक है। और इस रॉड के साथ मैंने ऐसे एक एम मास का ब्लॉक बांध दिया, ठीक है। अब बड़ा मेरी बात ढंग से सुनना, ये जो एम मास का ब्लॉक है इसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, तो ये एम मास का ब्लॉक जाना चाहता है नीचे। जैसे ही नीचे जाना चाहेगा इस रॉड में एक तनाव आ जाएगा,
हालांकि ऐसा नहीं कि स्प्रिंग की तरह इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बट इसमें एक हल्का सा एक चेंज आएगा जिसमें इसकी हो सकता है कि इसकी लेंथ जो है वो 0.000001 मीटर बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। उसमें एक हल्का सा तनाव आ जाएगा और उसके बाद जो रॉड है वो इस ब्लॉक को ऐसे अपनी तरफ पुल कर लेगी, और रॉड जो है वो ब्लॉक को अपनी तरफ इस तरह से पुल कर लेगी, और जिस फोर्स से रॉड ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रही है, दिस इज ऑफ कोर्स टेंशन इन द रॉड, टेंशन इन रॉड। यही नहीं, जिस तरह से स्प्रिंग आपका ब्लॉक को भी पुश कर रहा था और दीवार को भी, जिस तरह से आपका स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक को भी पुल कर रहा था और दीवार को भी पुल कर रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही ये जो रॉड है ये छत को भी अपनी तरफ पुल करेगी किसी न किसी फोर्स से। दिस इज पुल ऑन रूफ बाय रॉड। रॉड जो बड़ा वो छत को अपनी तरफ पुल कर रही है, जिस फोर्स से पुल कर रही है दैट इज अगेन टेंशन। ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन सेम इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी जो रॉड है वो मासलेस है, वो आइडियल है। ये बात हम आगे जाकर इक्वेशंस वगैरह से भी समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दिस इज टेंशन इन द रॉड। सो रॉड कैन पुल। हाँ, ये जरूर है कि रॉड में लंबाई में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा स्प्रिंग की तरह, उसकी लंबाई में हल्का सा चेंज आएगा जो हम फिलहाल तो नेगलेक्ट करेंगे। कोई ना कोई एक अलग से चैप्टर होगा इलास्टिसिटी वगैरह, वहां पर हो सकता है कि हम रॉड में जो हल्का फुल्का चेंज आता है इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर वो भी हम कभी न कभी डिस्कस करें। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब एक बात और, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये है आपका फर्श। ये फर्श जो है इसके साथ बड़ा मैंने ऐसे एक रॉड लगा रखी है। अगेन बड़ा मेरे पास ये मासलेस रॉड, और इस रॉड को मैंने बड़ा ऐसे किसी एम मास के ब्लॉक से ऐसे बांध रखा है। अब आगे कहानी तुमने होता इमेजिन करना स्टार्ट कर ली हो कि इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है। सर अर्थ के तो टच में ही नहीं है। अरे टच में ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए टच में होना जरूरी नहीं है। इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg से, जिसके कारण ये आपका जो ब्लॉक है ये जाना चाहेगा नीचे, लेकिन ये जो रॉड जिसके ऊपर ये पड़ा है ये रॉड इसको ऊपर की तरफ पुश कर देगी और नीचे आने देगी नहीं। और आपकी जो रॉड है इसको जिस बल से पुश करेगी, मैं इसको टी लिख देता हूं, दिस इज पुश बाय रॉड ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पर बढ़ाइए रॉड के द्वारा पुश है, और ये जो पुश है यही तो रॉड की टेंशन है। और अगर ये मासलेस रॉड है, आइडियल रॉड है, तो यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन सेम होगी। और इस एंड पर अगर रॉड ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया है तो नीचे वाले एंड पर रॉड जो होगी वो हमारे फर्श को, फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करेगी। दिस इज अ पुश बाय रॉड ऑन फ्लोर। फ्लोर पर बेटा जो रॉड होगी वो इस तरह से पुश करेगी। ये टी और ये टी सेम होगा अगर आपकी रॉड आइडियल है, मासलेस है तो। यहां से किस नतीजे पहुंचे बेटा? मेरे ख्याल से यहां से हम इस नतीजे पहुंचे कि रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश। रॉड जो है वो पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है, और जिस फोर्स से वो पुश पुल कर रही है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। तो लिखना छोटा लिख सकते हो। और ये जो भी बेटा आपके पुल और पुश है वही तो बेटा आपकी टेंशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये वाली बात आपको याद रहेगी। बेटा नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टेंशन इन स्ट्रिंग। बेटा रस्सी में टेंशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रस्सी में तनाव, बेटा रस्सी में टेंशन, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, सुनिएगा। स्ट्रिंग में बेटा तनाव देखते हैं। अगेन बेटा मैं डायग्राम काफी हद तक पहले वाले जैसे बनाऊंगा। ये आपके पास बेटा कोई दीवार है, दीवार तो बेटा छत है। इस छत के साथ मैंने एक स्ट्रिंग बांध रखी है ऐसे, स्ट्रिंग बांध रखी है ऐसे। मैं इस स्ट्रिंग के साथ लिख दूं कि ये एक आइडियल स्ट्रिंग है।
बेटा आइडियल मतलब मासलेस या बेटा लाइट स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि नीचे एक ऐसे ब्लॉक बांध दिया एम मास का। अब आगे कहानी आपके मन में फीलिंग आना स्टार्ट हो गई कि सर एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करेगी ऐसे एम जी से, ठीक है, जिसके कारण ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, लेकिन हमने इसको रस्सी से बांध रखा है इसलिए ब्लॉक जा नहीं पाएगा, बल्कि रस्सी इसे अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे स्प्रिंग खींचती है वैसे रस्सी इसे अपनी तरफ खींच लेगी। स्प्रिंग को तो खींचने के लिए लंबाई बढ़ने की जरूरत थी, स्ट्रिंग में खींचने के लिए लंबाई बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लंबाई बढ़ती भी है तो हल्के से कोई विद इन द माइक्रोमीटर के ऑर्डर में बढ़ती होगी, बहुत छोटी बढ़ती होगी। तो स्ट्रिंग जो होगी वो इस एम मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ इस बिंदु से अपनी तरफ पुल कर लेगी, और जिस फोर्स से इसने पुल किया वही फोर्स एक्चुअली इस रस्सी का तनाव है, इस रस्सी की टेंशन है। दिस इज पुल बाय स्ट्रिंग। और ऐसा नहीं कि रस्सी सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को खींच रही है, रस्सी जो है वो इस छत को भी खींच रही है। जैसे स्प्रिंग थी बेटा वैसे ये जो रस्सी है हर जगह तनाव टी आ गया, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है, हर जगह टेंशन सेम, हर जगह टेंशन सेम, हर जगह टेंशन सेम, हर जगह टेंशन सेम। रस्सी अगर खींच रही है ब्लॉक को ऊपर की तरफ तो इस छत को भी खींचेगी, छत को खींचेगी इस बिंदु से अपनी तरफ। दिस इज पुल ऑन रूफ बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने छत को अपनी तरफ खींचा है तो स्ट्रिंग कैन पुल, सिंपल। और स्ट्रिंग जिस फोर्स से पुल कर रही बेटा वही हमारा एक्चुअली टेंशन है। ये बेटा मेरे पास लेट से कोई फर्श है, ठीक, ये बेटा कोई फर्श है और आपके पास ये बेटा कोई स्ट्रिंग है, अगेन आइडियल स्ट्रिंग। बेटा एक पतली सी रस्सी लेके आप भी ट्राई करना, और इस रस्सी को मैंने ऐसे किसी एम मास के ब्लॉक के साथ बांध दिया। कहानी समझा गया? वर्टिकल प्लेन के अंदर ये एम मास का ब्लॉक है, ये रस्सी बेटा नीचे आपका फर्श है, और छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया तुम जानते हो क्या होगा? जैसे मैं छोड़ूंगा ये वाला जो एम मास का जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल करेगा। इस बात पर फील तो आ गई ना? अगर मैं रस्सी से एम मास के ब्लॉक को अगर बांध दूंगा और रस्सी नीचे है ऊपर नहीं है तो फटाक से एम मास का ब्लॉक नीचे गिरेगा। किसके कारण? रस्सी के कारण? अरे नहीं, रस्सी के कारण नहीं, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स mg के कारण ये फ्री फॉल करेगा। सर इस टाइम तो फ्री फॉल नहीं किया था क्योंकि रस्सी ने ऊपर की तरफ खींच लिया था। तो सर इस केस में रस्सी को पुश करना चाहिए ना? बेटा रस्सी पुश नहीं करती, रस्सी सिर्फ और सिर्फ पुल करती है, रस्सी कभी पुश नहीं करती, बल्कि एम मास का ब्लॉक नीचे आ जाएगा और आपकी जो स्ट्रिंग है बेटा वो स्लैक हो जाएगी, वो ढीली पड़ जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं आएगा, स्लैक हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई पुश नहीं आएगा। रस्सी में सिर्फ और सिर्फ पुल आता है, रस्सी कभी पुश नहीं करती, और रस्सी जिस फोर्स से पुल करती है दैट पुल इज नोन एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। एज सिंपल एज दैट। बड़ा लिखना चाहो तो एक अच्छी सी प्यारी सी लाइन लिख सकते हो, स्ट्रिंग कैन पुल कांट पुश। बड़ा रस्सी सिर्फ और सिर्फ पुल करेगी, पुश नहीं करेगी। ठीक है ना? अच्छा पॉइंट ना? आगे चलते। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। बड़ा मैं पहले एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बता रहा हूं बड़ा, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और मैं बस ऐसे ही छोटी छोटी सिंपल सिंपल लाइनें लिख रहा हूं, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है? जैसे आपने हो सकता है बेटा कभी न कभी पढ़ा हो केमिस्ट्री वगैरह में, खास तौर से एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर, कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है? न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो बड़ा इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी होता है। सर ये फर्मी मतलब बड़ा, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में इसका रेडियस होता है। ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स होंगे इनके बीच सेपरेशन तो बड़ा बहुत ही कम है, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाहर की तरफ रेपेल करेंगे।
दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए रेपेल करेंगे। और ये फोर्स अच्छा खासा बड़ा आएगा। सर अच्छा खासा बड़ा क्यों आएगा? बिकॉज फोर्स इज k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, और r बड़ा इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब इन दोनों का सेपरेशन तो बड़ा बहुत कम है, और अगर इन दोनों का सेपरेशन अगर बहुत कम है तो ऑफ कोर्स आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ये तो बहुत ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रेपेल करके इस न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकल जाने चाहिए। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन इस तरह से न्यूक्लियस को तोड़कर अगर बाहर निकल गए तो आपका न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो गया, और न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल तो एटम अनस्टेबल। बट वी नो दैट कि ऐसा तो नहीं होता, एटम आपका स्टेबल, न्यूक्लियस भी स्टेबल। तो पक्की बात है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। ये जो अंदर की तरफ फोर्स है ये है हमारे इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियर फोर्स। इसके फॉर्मूले वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उससे छोटी छोटी चिन्नी मिन्नी बातें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बातें हैं? ये जो फोर्स है, ये जो एट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ा हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, इट एक्ट्स बिटवीन बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग जाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग जाएगा। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। ये अक्सर एट्रैक्टिव होता है, जनरली एट्रैक्टिव। हालांकि बेटा आप जब हायर स्टडीज वगैरह करोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये एट्रैक्टिव ही है। ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। जब सेपरेशन बहुत कम होगा, इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी होगा, तभी बेटा ये फोर्स लगता है। अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे अगर मान लो कि 1 मीटर के डिस्टेंस से पड़े हो तब न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। तो इट इज शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। ये बेटा एक बहुत ही शॉर्ट रेंज्ड फोर्स है। एक्ट्स ओनली इफ सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। सर कितना स्मॉल? बेटा बताया ना, फर्मी के ऑर्डर में डिस्टेंस होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी बेटा आपका ये फोर्स लगता है। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेन कारण है। बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इस बात को। इट इज रीजन बिहाइंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सर इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है? बेटा मुझे नहीं पता है। तो सर हमें जानने की जरूरत है क्या? अरे जब मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कहाँ जानने की जरूरत है? ठीक है, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए एक बार के लिए काफी है। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बेटा और मतलब और भी कम नॉलेज की जरूरत है, इसके लिए तो बिल्कुल भी कोई नॉलेज। एक सिंपल सा बस मुझे एक फैक्ट बोलना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ऑफ कोर्स थोड़ा सा और कम होता है, और मोस्टली हम इसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं। बस एक छोटी सी लाइन याद रख सकते हो, शायद कई सवाल में काम आ जाए। वो ये है कि कई न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्जन जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण होता है। सिर्फ ये वाला फैक्ट कभी न कभी काम आ जाए, थोड़ा लिख सकते हो। Weak nuclear force is responsible for conversion of neutron into proton। बेटा कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उसमें बेटा ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। जैसे बेटा आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जैसे न्यूट्रॉन है बेटा, आपको मैं ज़्यादा डिटेल तो क्या हूँ, न्यूट्रॉन जो है वो बेटा प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। जब भी बेटा प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ ही साथ बेटा अपने अंदर से वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, और साथ साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकालता है। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन ना भी याद करो, बना चल जाए, कोई काम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।